हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आई है, उसी के पिछले वर्षों के जीके और हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन किराना घराने के संस्थापकों में से एक है। अब्दुल करीम खान ये किराना घरानों के संस्थापकों में से एक हैं। तो अब्दुल करीम खान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था डैश लहरदार स्थलाकृति की भूमि होती है जो अनुदैर्घ्य टीलों और बरकानों से बनी होती है। भारतीय रेगिस्तान जो कि लहरदार स्थलाकृति की भूमि होती है, ये अनुदैर्घ्य टीलों और बरकानों से बनी होती है। तो भारतीय रेगिस्तान वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये कब की गई थी? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में कोलकाता में की गई थी और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ए स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मेहलोत्रा। ये भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है? कौन सा मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है? तो देखिए, इवेंट वॉट जो कि मोबाइल बैंकिंग एक ट्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अवसंरचना का एक भाग है? कौन सा आर्थिक अवसंरचना का एक भाग है? देखिए, दूरसंचार प्रणाली जो है ना, ये आर्थिक अवसंरचना का एक भाग है। तो दूरसंचार प्रणाली सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। आगरा में शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। तो 1983 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो लाल किले का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और ताजमहल का जो निर्माण है किसकी याद में करवाया था? मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और ताजमहल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा अमादोरी पुनः व्यवस्था को का अध्ययन करते समय खोजा गया था। अमादोरी पुनः व्यवस्था को माइलॉट अभिक्रिया का अध्ययन करते समय खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 1574 में अकबर ने मुनीम खान ए खाना के साथ निम्नलिखित में से किस प्रांत की ओर कूच किया? 1575 में अकबर ने मुनीम खान ए खाना के साथ बिहार प्रांत की ओर कूच किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अकबर दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि दीन ए इलाही की स्थापना वो है अकबर के द्वारा की गई थी। अच्छा, कब की गई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना वर्ष 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर के द्वारा लड़े गए जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, अकबर के द्वारा लड़ा गया जो युद्ध था वो था हल्दी घाटी का युद्ध। और ये युद्ध 18 जून 1576 को
मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576 को। एक और युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू विक्रमादित्य और मुगल साम्राज्य अकबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भी अकबर की ही जीत हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था? 1556 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को में सूचीबद्ध नहीं है? दुबड़ी मठ जो है ना, ये स्मारक यूनेस्को में सूचीबद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल और मिजोरम राज्यों के समूह में महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रोटोप्लास्ट एक पादप कोशिका है। देखिए प्रोटोप्लास्ट जो है ना, कोशिका भित्ति के बिना एक पादप कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए दिल्ली में निम्नलिखित में से किस रक्षक सेना गोरिसन शहर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? सीरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? मीर कासिम ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बक्सर का युद्ध मीर कासिम के बीच में हुआ था, युद्ध भाग जो लिया था वो मीर कासिम ने लिया था, ये तो आपको पता ही चल गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो बक्सर का युद्ध, डेट आप लोग नोट कर लीजिए, 22 से 23 अक्टूबर 1764 के बीच में ये युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए ये जो युद्ध हुआ था ना, ये बक्सर के पास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था, और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की परिकल्पना की थी? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता से अल्बर्ट आइंस्टीन अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी जो है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन इनसे अत्यधिक प्रभावित थे, तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है? महान हिमालय पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान, जिसे कथक केंद्र से भी जाना जाता है, जो संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1862 में ब्रह्म समाज के आचार्य के पद पर प्रोन्नत किया गया था? किसे प्रोन्नत किया गया था? केशव चंद्र सेन को, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1828 में की गई थी, और आत्मीय सभा की भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय कर्नाटक संगीतज्ञ नहीं थी? हीराबाई बोडेकर,
इनका नाम है हीराबाई बाडूदेकर। ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, कोशिका चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? G2 प्रतिकृति, ये संयोजन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चोल प्रशासन में डैश को विलाला के नाम से जाना जाता था। तो चोल प्रशासन में धनी किसान को विलाला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है? पीएफसी। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपके जो हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना? लोक तृतीय का सही अर्थ का चयन कीजिए। जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, इसकी लोक तृतीय क्या होगी? कोई काम करने की सोच लेने पर ना घबराना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जो ढीठ ना हो वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो ढीठ ना हो, तो जो ढीठ ना हो उसको क्या कहोगे? अर्पग्लब्ध, अर्पग्लब्ध। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद होता है उतधन हरण। क्या होता है? उतधन हरण। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए उद्धरण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो उद्धरण में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी? ता में आपको हलंत दिख रहा होगा इसलिए यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प आम शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। आम शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण जो है ना शब्द, ये आम शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकारी। इसको हम क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गोबरदार का संधि विच्छेद क्या होगा? गोबरदार का संधि विच्छेद होता है गुरुधन औदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित विकल्पों में से आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाला। तो आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द वस्त्र के लिए उचित शब्दार्थ का चयन कीजिए। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वशन। इसको क्या कहते हैं? वशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए वस्त्र का पर्यायवाची शब्द होता है कपड़ा, जैसे कि कपड़ा हो गया, परिधान हो गया, कपड़ा, परिधान, पोशाक। पोशाक हो गया जैसे कि वशन हो गया, वशन, वशन हो गया। अंबर, चीर और पट। अंबर, चीर और पट, ये सभी शब्द जो है ना ये वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से अगर ऑप्शन में कुछ भी अगर होता तो आप उस पर टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो पहले
ना हो रहा हो या ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो, उसको उसे हम कहते हैं अपूर्व। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करें। इनमें से आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है। घर में कोई नहीं है। अब घर में कोई नहीं है, ये तो अनिश्चयवाचक ही हुआ, क्योंकि आपको पता कि घर में कोई नहीं है, तो ये क्रम जो है आपके ऊपर लागू होता है। कोई क्लियर नहीं कि घर में कोई कोई नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन द्वारा फेंका गया पत्थर जल के में चला गया। मोहन द्वारा फेंका गया पत्थर जल के चला गया। रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समसूचित भिन्नार्थक शब्द कीजिए। तो मोहन द्वारा फेंका गया पत्थर जल के अंदर अंदर चला गया, यानी सर्वाधिक उपयुक्त समसूचित भिन्न अर्थ वाला शब्द की पहचान करनी। तो अंदर यानी अतल, अतल में चला गया, इसे अतल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ओज को क्या कहोगे? ओज को आप बल कहते हो। ओज का क्या होता है? बल होता है पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, जैसे कि ओज का पर्यायवाची शब्द बल भी होता है, प्रताप भी होता है, उजाल भी होता है। उजाल, उजाल भी होता है भाई, प्रकाश भी होता है, ओजस्वी, ये सब भी मैं आपको बल के पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। ओजस्वी भी होता है, सशक्त, सशक्त, या फिर इसे जोरदार भी कह सकते हो, जोरदार। ये सभी शब्द जो है ना, ये ओज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रबल भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित लोकतृति के उचित अर्थ का चयन कीजिए। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक के साथ दूसरा दोष। एक नागिन है, अरु पंख लगाई, दूसरा दोष। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इसे आपको खुद करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। निर्झर का तद्भव रूप क्या होता है भाई? निर्झर का तद्भव रूप क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो निर्झर का तद्भव शब्द क्या होगा? इसे हम कहेंगे झरना, क्योंकि झरना जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुप्रिय समासिक शब्द की पहचान कीजिए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें बहुप्रिय समास कौन सा होगा? तो त्रिलोचन में बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। अब जब त्रिलोचन का संधि विच्छेद करोगे, यानी इसका समास विग्रह करोगे, तो इसका समास विग्रह क्या होता है? तीन नेत्रों वाला, यानी अर्थात भगवान शिव। तीन नेत्र किसके होते हैं? भगवान शिव के होते हैं, तो इनको त्रिनेत्र बोला जाता है, इसलिए यहां पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी गणेश, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। दशानन, दश आनन है जिनके, यानी रावण, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, तो मेघनाथ में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास, इसमें भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? कोई सज्जन आपका पता पूछ रहे हैं। कोई सज्जन, जैसे कि मान लीजिए कोई सज्जन है, वो आपका पता पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो जो सज्जन है वो आपको जानते हैं, इसीलिए तो आपके पास आ रहे हैं आपका पता पूछते हुए, तो वो सज्जन आपको निजी तौर पर जानते हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। बहुमूल्य शब्द में कौन सा समास होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुमूल्य। तो सबसे पहले आप लोग बहुमूल्य का समास विग्रह कर लीजिए। तो बहुमूल्य का समास विग्रह क्या होता है? बहुत मूल्य वाला। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना कि जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधार समास करिए, जैसे कि बहुत मूल्य वाला। और यहां पर देखिए विशेष और विशेषण का मेल दिखाया जा रहा है, बहुत मूल्य वाला, इसलिए यहां हो जाएगा कर्मधार समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा।
अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मुझे इस यात्रा से संबंधित का भुगतान यथाशीघ्र कर दीजिए। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए संप्रदान तत्पुरुष का सर्वाधिक उपयुक्त समास वगैरह चुनकर कीजिए। मुझे इस यात्रा से संबंधित राह के लिए खर्च का भुगतान यथाशीघ्र कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, राह के लिए खर्च। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द यमुना के लिए उचित शब्दार्थ का चयन कीजिए। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कालिंदी। कालिंदी जो है ना, ये यमुना का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कृष्णा हुआ भाई, ये भी यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। जमुना हुआ, जमुना, ये भी यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। सूर्य सुता हुआ, जैसे सूर्य, सूर्य सुता हुआ जैसे कि ये भी यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। रवि तनया, अर्कजा, भानुजा, ये सभी शब्द जो है ना ये यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मैंने उससे किताब लिखी। मैंने उससे किताब लिखी, प्रश्नार्थक क्रिया की दृष्टि से वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मैंने उससे किताब लिखी, तो लिखी जो है ना इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैंने उससे किताब ली, ना कि लिखी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अब देखिए, अगर आप सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो, फोकस कीजिए आप गद्यांश पर, क्योंकि गद्यांश से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप गद्यांश को अच्छे से कर लिया तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाओगे और सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गद्यांश को करने का तरीका क्या है, गद्यांश को पहले पढ़िए ध्यानपूर्वक, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। गद्यांश में क्या है, जब प्राचीन भारत की ओर आंख उठाकर देखते थे तो एक अजीब किस्म का करिश्मा सब और अठखेलियां करता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे कहने वाले हैं कि हिंदुस्तानी जन्म से आध्यात्मिक होते हैं। असल में कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी जन्म से दरिद्र और अतृप्त होते हैं। प्राचीन भारत को देखिए और आपकी आंखें खुल जाएंगी। हिंदुस्तान जब समृद्ध था तभी उसके यहाँ अध्यात्म भी अपने अंतिम चोटी पर पहुंचा। हिंदुस्तान में जब वेदांत सूत्र लिखा गया तथा काम सूत्र रचा जा चुका था। हिंदुस्तान में जब तुलसी और सूर्य पैदा हुए तब भुवनेश्वर और खजुराहो के मंदिर बन चुके थे। हिंदुस्तानी अध्यात्म ने कभी भी भौतिक आनंद की गहराइयों में उतरने से हिंदुस्तानी को रोका नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा की यह विशेषता है कि वह जीवन के खूब जरूरी 2 अतिवादी छोरों के बीच अच्छा समन्वय कर लेती है। हिंदुस्तानी न सिर्फ भौतिक मधु को लगातार इकट्ठा करता रहा, बल्कि उसे उपभोग में लाने के लिए सूक्ष्म तरीके खोजता रहा। इस मधु का आस्वादन कितनी मुद्राओं और कितने आसनों से संभव है, उससे पूछ लीजिए। पुराना हिंदुस्तानी इसलिए कम से कम 100 साल जीने की कामना करता था ताकि इस मधु का छान कर पान कर सके। जब से आधुनिकता आई, ना रस रहा ना मधु, एक हवस बच गई है जो बेशुमार चटपटाहटों से भरी हुई है। तो गद्यांश थोड़ा सा कठिन भी है, हो सकता है कि आप इनके आंसर ना निकाल पाएँ। आपसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिन्हित शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। असल में कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी जन्म से दरिद्र और अतृप्त होते हैं। इसको क्या कहोगे, कृत मूड कहोगे इसे आप। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश ने कभी भी समाज को भौतिक आनंद प्राप्त करने से नहीं रोका। हिंदुस्तानी अध्यात्म, गद्यांश में आपने पढ़ा होगा, हिंदुस्तानी अध्यात्म दिया है, तो हिंदुस्तानी अध्यात्म ने कभी भी समाज को भौतिक आनंद प्राप्त करने से नहीं रोका। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, यानी ये जो गद्यांश है किस पर आधारित है, प्राचीन भारत एवं नवीन भारत। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्राचीन भारत की मुख्य रूप से विशेषता क्या थी, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित एवं सार्थक उत्तर चुनें। प्राचीन भारत में समन्वय का गुण था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कौन हिंदुस्तानियों को जन्म से दरिद्र एवं अतृप्त मानते हैं, जो वे लोग जो हिंदुस्तानी को जन्म से आध्यात्मिक मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।